साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज आपसे फिर हम इस नए वीडियो में रूबरू हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम कुछ अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस वीडियो का प्रचार और प्रसार अपने साथियों के साथ करेंगे। साथियों, मेरे इस वीडियो में बोलने से पहले जो शिक्षक समाज है, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, चूँकि उन अध्यापकों की अवकाश चल रहा है और वो अपने परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियों का भरपूर आनंद ले रहे होंगे, ऐसे में मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि यह जो सुनहरे पल उन्हें ग्रीष्म अवकाश में प्राप्त होते हैं, उनका भी आनंद उठाएं और साथ ही अपने परिवार की जिम्मेदारियां जो हैं उनका भी निर्वाह करें। एक शिक्षक के जीवन में क्या महत्व रखता है, क्योंकि मैं एक माध्यमिक शिक्षा सहायता प्राप्त विद्यालय में शिक्षक हूँ, इस नाते इस बात को भली भांति समझ सकता हूँ कि गर्मी की छुट्टियों में शिक्षक अपने शैक्षणिक सत्र से इतर अपना व्यक्तिगत जीवन जीते हैं। इसलिए हम उनके कुशल मंगल की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथियों, मेरे हाथ में जो पुस्तक है वह पुस्तक है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के सबसे पिछले पन्ने पर यह जो चित्र है, जिस पर नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हर हाल में विजय होती है। और भारत की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान जो लिखा गया है, जिसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं, उस प्रस्तावना में मुख्य रूप से कहा गया है, हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके साथ इसके आगे की बात को आप लोग सभी समझ सकते हैं। इस संविधान में ये भी कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए यह संविधान 26 जनवरी सन 1950 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से स्वीकार किया था। उसी दिन पूर्ण रूप से भारतीय संविधान भारत में लागू हो गया था और स्पष्ट रूप से कहा गया, इंडिया दैट इज़ भारत, अर्थात भारत जो है उसे हम अंग्रेजी में इंडिया भी कह सकते हैं। और इस संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए और कुछ उनके दायित्व अर्थात कर्तव्य भी बताए गए। दोस्तों, आज अगर कोई सबसे प्रासंगिक पुस्तक है तो वह है भारतीय संविधान। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयासों के फलस्वरूप लिखा था और आज भी यह भारत देश को एकता और बंधुता में पिरोए हुए है।
इस देश में स्पष्ट रूप से कहा गया पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब होता है जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि से परे। कुछ लोग, कुछ भारत के साधु संत, जो कुछ हमारी संस्थाएं हैं, ख़ास तौर से मैं नाम भी लेना चाहूँगा, RSS, जिसको कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, और यह भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी के बलबूते इस देश में एक नए संविधान को लाने की बात सोच रहा है। भले ही वो लोग इससे इनकार कर रहे हों, लेकिन उनकी मंशा है कि जो मनु द्वारा लिखित संविधान है वह भारत में लागू हो, और कुछ घुसपैठिए संत जो कि भगवा वस्त्रों की आड़ में छिपे हुए हैं, वो बीजेपी के एजेंट हैं, और उन एजेंटों का मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। मुझे उनसे डर नहीं लगता है, लेकिन मैं उनका नाम अपनी जुबान से नहीं लूँगा। वो कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। अब मेरी समझ से ये परे है कि हिंदू और सनातन, इन दोनों में अंतर है क्या चीज़। अगर हिंदू धर्म है तो फिर सनातन धर्म क्या है, अगर सनातन धर्म है तो हिंदू धर्म क्या है। इन दोनों के बीच जो बुद्धिजीवी वर्ग है भारत का, वो अच्छी तरह से समझ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं स्पष्ट करता चलूँ कि जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, वे मूर्ख श्रोमणी की श्रेणी में आते हैं। वे इस देश के किसी भी पद पर आसीन हो, वो साधु हों, संत हों, अगर ऐसी उनका विचार है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने, तो है मूर्ख श्रोमणी की श्रेणी में आते हैं। मैं उनके नाम में जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो इस देश को बांटने वाली मंशा है। क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, और व्यक्ति को देशभक्ति के नाम पर, भावुकता के नाम पर, इन सब चीज़ों का हथकंडा वो अपनाते हैं, जिसमें साम, दाम, दंड और भेद की नीति तथा चाणक्य की नीति भी साथ में लगी रहती है। साथियों, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, और एक छोटे से व्यक्ति होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं अपने देश के प्रति ईमानदारी और निष्ठा से अपने विचारों को रखूं। क्योंकि हमने अपनी पीढ़ियों से जो पाया, हम उसको खोना नहीं चाहते हैं, और जो हमें मिला हम उससे बेहतर अपनी पीढ़ियों को देना चाहते हैं। चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो निष्ठा और ईमानदारी हो, चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे वो नैतिकता और कर्तव्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, जो हमें प्राप्त हुई उससे बेहतर हमारे भविष्य को जो हैं ये चीज़ें मिलनी चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि आज जो युवक हैं वो कल का भविष्य हैं, उन्हीं के हाथों में इस देश की सत्ता को जाना है। और मेरा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है, भारत के राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी से, कि वो इस देश में निष्ठा और ईमानदारी से काम करें, जबकि तब वो भारत के सर्वोच्च पदों पर आसीन हैं। कहते हैं कि होनहार पूत के पाँव पालने में ही पहचान लिए जाते हैं। आज मोदी सरकार को इस देश में लगभग 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और आगामी चुनाव 2024 में लोकसभा का होने वाला है, जो भारत की नई दिशा और दशा तय करेगा। अब हमें एक ऐसे स्वर्णिम भारत की रचना करती है। कभी हमारा देश स्वर्ण काल के नाम से भी जो है
जाना जाता था। सम्राट अशोक जैसे लोग, हर्षवर्धन जैसे लोग इस देश में राज कर चुके हैं और भारत के भी सोने की चिड़िया कहलाता था। हम भूल चले हैं कि आज हम कॉपी करने में बहुत आगे हैं, नकल करने में बहुत आगे हैं। हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। मेरी मंशा स्पष्ट है, भारत में सरकार किसी भी राजनीतिक दल की बने, हर युवा को वो नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन उन युवाओं के लिए एक ऐसी शिक्षा का जन्म कर सकते हैं जो रोजगार परक हो। उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसके लिए उनका जो आर्थिक जीविकोपार्जन का साधन है वो उन्हें उपलब्ध करा दिया जाए। किताबी ज्ञान नैतिक और शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक ज्ञान से अलग होता है। किताबी ज्ञान के द्वारा हम ये सब चीज़ें हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित करो। लोग कहते हैं कि शिक्षित बनो। देखिए, शिक्षित कोई व्यक्ति नहीं भी हो सकता है, अशिक्षित हो सकता है, लेकिन उसके बेटे अगर शिक्षा प्राप्त कर गए तो उनका कहना था शिक्षित करो, तो आप उसको शिक्षित करिए। फिर उसके बाद संगठित करो। हो सकता है कि हमारे गांव मोहल्ले में संगठन ना हो तो आप संगठित करिए। उसके बाद कहते हैं कि संघर्ष करो। जब हम संगठित होंगे तभी हम संघर्ष कर सकते हैं। और संघर्ष, भारत चूंकि एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश है तो संघर्ष करना कोई बेईमानी नहीं है। हर व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए। हम आदिकाल से संघर्ष करते आए हैं। जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है पृथ्वी पर जीवन वही जीवित रह पा रहा है। जो संघर्ष नहीं कर पा रहा वो व्यक्ति जीवन जी नहीं पा रहा है। हमारी इन बातों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमें पता नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि व्यक्ति को अपनी जो नैतिकता है, जो ईमानदारी है, जो कर्तव्य निष्ठा है, उसके साथ इस देश के लिए राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की सेवा उसके लिए सर्वोपरि है। जब हमारा राष्ट्र महान होगा तभी हम आगे एक विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। आने वाली सरकारें जो हैं या जो सरकारें मौजूद हैं वो भारत को विकसित करने की बात तो करती हैं, लेकिन विकसित भारत करने के लिए किस प्रकार की रणनीति हो, किस प्रकार की स्ट्रेटजी हो, वो भूल रही हैं। वो आज के युवाओं को धर्म के नाम पर बांट रही हैं, क्षेत्र के नाम पर बांट रही हैं, भाषा के नाम पर बांट रही हैं। धीरे धीरे जो हमारी सरकारी संस्थाएं थीं उनका निजीकरण हो रहा है। उसमें प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज, चाहे वो अपर कास्ट का हो चाहे लोअर कास्ट का हो, नुकसान सभी का हो रहा है, चाहे वो माइनॉरिटी हो। अगर जब संस्थाएं होंगी नहीं तो हमारे युवाओं को सरकारी पद मिलेंगे कहाँ से? आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। रेलवे हो, LIC हो, अनेकों संस्थाएं कौड़ियों के दामों में जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो हैं बेचने का काम किया और कर रही हैं। इस देश को अंदर से खोखला करने का काम कर रही है मोदी सरकार। साथियों, जो 2024 में इलेक्शन है वो निर्णायक है। लोग कायस लगा रहे हैं कि इसके बाद लोकतंत्र जीवित रहेगा या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। और जब जिस चीज़ पर कोई भरोसा नहीं रहता है तो आप समझ रहे होंगे कि एक बार इंदिरा गांधी भी जो है इस प्रजातंत्र से इतराकर की एक राजशाही की ओर बढ़ी थी और बिहार से निकले हुए जयप्रकाश नारायण ने उनके मत को चूर कर दिया था और उनकी सरकार बुरी तरीके से हार गई थी। हालांकि फिर कुछ वर्षों बाद उनकी पुनः सरकार आई और उन्होंने अपनी सरकार को चलाया तथा भारत में पहला बम विस्फोट जो हुआ, जो परमाणु बम की ताकत उन्होंने हमारे देश को दी, जिससे हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई।
इसी प्रकार से अटल जी की सरकार में भी जो है पोखरण में जो विस्फोट हुआ परमाणु, उससे भी हमारी सामरिक शक्ति बढ़ी। हमें अपने सैनिकों पर गर्व है, हमें अपने जो देश के हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर गर्व है। लेकिन अब अगला पिछड़ा SC ST इन सब बातों से हट कर के, रिजर्वेशन से हट कर के हमें एक नए भारत की बुनियाद को रखना। यह बात पूरी तरीके से सत्य है कि आरक्षण या रिजर्वेशन के बल पर हम अब हम बहुत दिनों तक आगे बढ़ नहीं सकेंगे। लेकिन प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज, प्रत्येक युवा, चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो या ग्रामीण अंचल का हो या दुर्गम पहाड़ियों में रहने वाला व्यक्ति हो, भारत की सारी सुविधाएं उसके लिए उपलब्ध हों। और जो अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है वो पटनी चाहिए। डीजल और पेट्रोल जैसी चीज़ों को GST के अंदर शामिल करना चाहिए। आप डीजल और पेट्रोल में जो बेतासा महंगाई है, उस महंगाई को कम करते हुए जो वाजिब दाम हैं इस देश में डीजल और पेट्रोल के सरकार को लगभग 60 रुपये प्रति लीटर की दर से जो है भारत में जो है बेचना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो परिवहन व्यवस्था है, हमारी खाने पीने की वस्तुएं हैं, इन सब में कमी आएगी, जिससे हमारी जो महंगाई की दर, इन्फ्लेशन रेट है वो कम होगी। आप लोग बड़ी आसानी से समझा देते हैं कि जो महंगाई की दर है वो 5% रही, 5.5% रही, 6% रही, कम है, महंगाई की दर बढ़ी नहीं है। ये सरासर गलत और उन लोगों के साथ धोखा है जो इन सब आंकड़ों को जानते नहीं हैं। एक अर्थशास्त्री बता सकता है कि एक जब महंगाई की दर निकाली जाती है तो उनमें अधिकतर वस्तुएं हैं जिनका कि उपयोग एक व्यक्ति नहीं करता है, उनको भी शामिल किया जाता है और बड़ी आसानी से औसत निकाल करके उन्हें महंगाई की दर बता दी जाती है। जबकि वास्तविकता ये है कि वह जो खाने पीने वाली वस्तुएं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें रोटी कपड़ा प्रमुख रूप से शामिल है, उनमें प्रयोग होने वाली वस्तुएं वो उसके लिए आवश्यक होती है। उनमें कितनी वास्तविक वृद्धि हुई, अगर उनको ही शामिल किया जाए और फिर महंगाई की दर को आंका जाए, बंद करो, तो हम उसका सही आंकड़ा जो है निकाल सकेंगे। तो सरकारों को चाहिए कि जनता के बीच, भारत के लोगों के बीच वो सही आंकड़े रखें, वरना उनकी सरकार पत्तों की महल की तरह बिखर जाएगी और उनकी मुट्ठी में जैसे रेत फिसलता है उस तरह से उनकी सरकार भी फिसल जाएगी। अब मैं अपील करना चाहूँगा भारत के लोगों से कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व 2024 में आने वाला है, बड़ी धूमधाम से, उत्सुकता से, बिना किसी लोभ लालच के, ईमानदारी से, जो इस देश के हित में है, आप उस पार्टी के लिए वोट करिए। मेरी पहली प्राथमिकता में है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती ने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया और उनकी कानून व्यवस्था तथा जो ब्यूरोक्रेसी पर उनकी पकड़ और जिस प्रकार की उन्होंने अपने वर्चस्व को, अपने कर्तव्य और निष्ठा को इस प्रदेश के प्रति दिखाया, वह वास्तव में काबिल तारीफ। हम चाहेंगे कि 2024 के इलेक्शन में आप बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, या बहुजन समाज पार्टी अगर अन्य किसी दल के साथ गठबंधन कर रही है और उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के अंदर और बाहर दोनों जगह पर अगर वो किसी पार्टी को सपोर्ट करती है तो आप उसी पार्टी को वोट करें। आप हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि व्यक्ति हिंदू और मुसलमान उसके बाद में होता है, पहले वो इंसान होता है। और हमारे इस देश की जो आधी आबादी है, जो माता बहनों और बेटियों की है, उस आधी आबादी का जो हक वास्तविक रूप से बनता है उनको मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को अधिकार दिलाने का जो बीड़ा उठाया था वो उसमें सफल नहीं हुए, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें वो उनकी बात से सहमत नहीं थी और उन्होंने जो है महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल लोकसभा में पेश किया था, जो कि पूर्ण रूप से पारित नहीं हो पाया। उससे वो रुष्ट हो गए थे और उन्होंने हिंदू कोड बिल के पास ना होने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी प्रकार का कारनामा बहन कुमारी मायावती ने जब किया
जबकि सदन में उनकी बात को सुना नहीं जा रहा था राज्यसभा में, तो उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि जब मेरे समाज की बात रखने का मुझे अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है तो मुझे जो है इस सरकार में या इस राज्यसभा में बने रहने का कोई हक और अधिकार नहीं। वास्तव में ये काबिल तारीफ बात और उनकी हिम्मत की मैं दाग देता हूँ। साथियों, उसी समय जो कि राजनीतिक आरक्षण से राज्यसभा और लोकसभा में हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उसी समय सरकार के उसी समय बहन जी के साथ हो लिए होते तो स्थिति दूसरी होती, परंतु वो नहीं होते हैं। कारण उनका निजी स्वार्थ। वो सत्ता में रहना चाहते हैं, वो सांसद और विधायक तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो जो हैं बाबा साहब के बनाए हुए उस संविधान से लाभ तो ले लेते हैं, परंतु वो अपने लोगों के हित के बारे में कभी सोचते नहीं हैं। आज भारत में कुपोषण, भुखमरी, गरीबी चरम पर है। सरकार के आंकड़े कुछ भी कहते हो, लेकिन वास्तविक आंकड़े जो हैं वो कुछ और बयां करते हैं। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, लोग जिएंगे, लोग मरेंगे, अमर कोई नहीं है। लेकिन फिर भी हमें अपने देश के प्रति ईमानदार होते हुए, कर्तव्यनिष्ठ होते हुए, देशभक्त होते हुए हमें अपने देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। साथियों, आगे वीडियो में आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी और मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार आप बहुजन समाज पार्टी को सीधा सपोर्ट कीजिए। मैं अल्पसंख्यक समुदाय में खास तौर से मुस्लिम समाज और एससी यानी कि अनुसूचित जातियां जो हमारी हैं और पिछड़ी जातियां हैं, और जो खास तौर से हमारी ओबीसी में 53% जातियां आती हैं, भारत की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 53% की है जनसंख्या में, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि इस बार वो कुछ सोचें। आपको इस देश में 27% रिजर्वेशन तो मिलता है। बाबा साहब ने आपके लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 पंदा 4 पंदा 6 में आरक्षण की व्यवस्था तो पहले कर रखी थी, जिसमें मंडल कमीशन लागू होने पर बीपी सिंह की सरकार ने उसको लागू कर दिया था। उसमें ना जाने कितने ही पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, तब यह आरक्षण मिला था। परंतु मोदी सरकार बहुत धीरे से, जिस प्रकार से शेर अपनी शिकार को जो है पकड़ता है, उसी प्रकार से मोदी सरकार संघ के माध्यम से इस देश में आरक्षण को खत्म करने की कगार पर खड़ी हुई है और एक नया संविधान लागू करने की फिराक में है। अगर ऐसा होता है तो ये हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार अपील करता हूँ कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी में खासतौर से मुस्लिम समाज वो इकट्ठा होकर के इस बार भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बहुजन समाज पार्टी और उनकी मुखिया सुश्री मायावती के हाथों को मजबूत करें। इसी के साथ सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद, नमस्ते, खुदा हाफिज।